What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बात कर रहा है कालिया स्कीम के बारे में, जिसको बोलते हैं कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन, यानी कि एक तरीके से जो किसान है उनको हेल्प करने की ये स्कीम है। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले में बोला गया कि प्राइमरी टारगेट है स्मॉल फार्मर कल्टीवेशन, और इसी के साथ में लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, यानी कि छोटे किसान, कल्टीवेटर जो यहाँ पर भूमिहीन किसान, और इसी के साथ में जो किसान होते हैं या फिर खेत के जो मजदूर होते हैं उन पर फोकस दिया जाएगा। हर एक फैमिली को यहां पर बोला गया 6,000 रुपए सेपरेटली दिए जाएंगे खरीफ और रबी की फसल के लिए, और इसी के साथ में 5 क्रॉपिंग सीजन के लिए 18 से लेके यहां पर 21 तक का यहां पर ये पैटर्न चलेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जो खासकर बुजुर्ग, बीमार या फिर डिफरेंटली एबल जो सेक्शन है सोसाइटी का और अनेबल है कल्टीवेशन करने के लिए, उनको भी 10,000 पर ईयर के हिसाब से यहां पर ये हेल्प प्रोवाइड कराएगा। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? पहले में बोला गया 1 and 2, दूसरे में बोला गया 1 and 3, तीसरे में बोला गया 2 and 3, चौथे में बोला गया ओनली 3। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका यहां पर क्या? ये इसका आंसर बी, क्यों फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन ये वाली स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। जो बोला गया यहां पर फैमिली को मिलेगा यहां पर 6,000 रुपए सेपरेटली, तो देखिए पर फैमिली को यहां पर जो बोला गया यहां पर ये 5-5 हजार रुपए यहां पर दिए जाएंगे खरीफ और रबी के लिए, यानी कि 10,000 रुपए यहां पर दिए जाएंगे। 10,000 रुपए यहां पर दिए जाएंगे 5 क्रॉपिंग सीजन के लिए 18 से लेके 21 तक का, यानी कि 18-19 से लेके 20-21 तक का। किस राज्य के द्वारा ये स्कीम है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। तो उनके द्वारा ये स्कीम यहां पर स्टार्ट की गई है, ताकि यहां पर हेल्प प्रोवाइड कराया जा सके किसानों को। और इसी के साथ में क्रॉप लोन की बात की जा रही है 50,000 तक का, जो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। अगर 50,000 तक का कोई लोन लेना चाहता है तो इंटरेस्ट फ्री होगा, यानी कि उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और जो भी यहां पर डिफरेंटली एबल सेक्शन है उसकी भी हेल्प करने की बात की गई है इस स्कीम के तहत। तो ये स्कीम पूछे तो आप लोगों से राज्य के बेस पे इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, यहां पर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 धाम के बारे में बात की जा रही है, तो 4 धाम के बारे में कनेक्ट करने की बात की जा रही है, और कौन सी स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है ये पूछा गया, यानी कि गलत आंसर पूछा गया कौन सा इनमें से। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट करने के लिए वाइड करने यहां पर जो डेवलपमेंट करने के लिए, और इसी के साथ में वाइडनिंग 900 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे है जो कनेक्ट करता है किस किस को? ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, जो कि 4 धाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उनको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया 900 किलोमीटर के करीब है ये। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये वाइड किया जाएगा जो 10 मीटर से 30 मीटर तक का, इसको वाइड करने की बात की जा रही है। और टनल, बाईपास वगैरह या ब्रिज या फिर सबवे, यानी कि नहीं होता है पुल वगैरह बना दिए, सुरंग बना दी, तो वो सारी भी चीजें यहां पर निर्माण की जाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को इनकरेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर बताना है आप लोगों को ए बी सी एफ डी। सही आंसर क्या है यहां पर? सही आंसर हो गया इसका बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर जो दे रखी है ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और गलती यहां पर पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग एक बार मैप में निहार लीजिए। यहां पर आप लोग देखते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, यहां पर ये हो गया केदारनाथ और ये हो गया बद्रीनाथ। तो यहां पर 900 किलोमीटर के करीब यहां पर एक रास्ता बनाना है, जो कि हाईवे, इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। और इसी के साथ में जो सेकंड
स्टेटमेंट में बोला गया कि 10 से 30 मीटर तक इसको चौड़ा करने की बात की जा रही है, वो 10 से नहीं है, वो 12 से लगभग इसको 24 मीटर का यहां पर वाइड करने की इसको बात की जा रही है। क्या होगा देखिए, जितनी जल्दी यहां पर इसकी कनेक्टिविटी रहेगी उतनी ही ज्यादा टूरिस्ट एक्टिविटी यहां पर बढ़ेगी और उतने ही ज्यादा लोग यहां पर इन टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा इस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट की बात आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहां पर पड़ता है बेसिकली, ये आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो आंसर क्या हो गया सही, यहां पर आंसर हो गया यहां पर सी सही, वो बी सही, जो कि गलत आंसर पूछा गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, यहां पर ये बात की जा रही है एनएफयू के बारे में। एनएफयू के बारे में अगर आप लोगों को यहां पर शॉर्ट फॉर्म भी दे तो भी आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहां पर अगर फुल फॉर्म नहीं दे तो भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी कंट्री की। इसका क्या मतलब है, एक एक कर स्टेटमेंट देखते हैं और करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। बोला गया कि ये रेफर करता है पॉलिसी की अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो तभी हम लोग उसको रिटेलिएट करेंगे, यानी कि हम लोग पहले इसको यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन को। ये बात बोली गई है पहली स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा बोला गया नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी है हमारी कंट्री में, ये सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में हमारी कंट्री में आई 1995 में, जो कि पोखरण टेस्ट जिसको आप लोग बोलते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है, सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है। ये बोला गया कि पहले अगर हम पर कोई अटैक करेगा उसी के बाद में हम लोग इसको यूज करेंगे। ये एक तो पहली बात ये बोली गई जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, उन कंट्री के खिलाफ हम लोग कभी भी इसको यूज नहीं करेंगे जिस कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट आप लोगों के लिए यहां पर ये यूज की जा सकती है। इसी के साथ में यहां पर ये गलत स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि सेकंड जो न्यूक्लियर यहां पर एक्सपेरिमेंट हमारी कंट्री का हुआ था वो 1998 में हुआ था, ना कि 1995 में। ये गलत स्टेटमेंट है। और ये जो पोखरण में यहां पर ये एक्सपेरिमेंट देखने को मिला था, यहां पर किसके बाद में हम लोगों ने बोला था कि हम लोगों के पास में न्यूक्लियर वेपन है, पर हम लोग कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, डिटरेंस के लिए है ओनली। और इसी के साथ में यहां पर किसी ऐसी कंट्री के ऊपर यूज नहीं करेंगे जिसके पास में ये वेपन नहीं है। हमारे अलावा चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि इस पॉलिसी को फॉलो करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो दो कंट्री है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आइडिया रखिएगा। पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर किया गया था। किस ईयर में किया गया था वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है, रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किया गया कि वर्किंग ग्रुप रिव्यू करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स रिव्यू करने के लिए जो हेड बनाया गया इस वर्किंग ग्रुप का वो कौन था। पहले स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर रमेश चंद, दूसरे में बोला गया वाई वी रेड्डी, तीसरे में बोला गया यहां पर रंगराजन, चौथे में बोला गया यहां पर राजीव कुमार। तो ए बी सी एफ डी में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आंसर सही है यहां पर ए, यानी कि रमेश चंद। रमेश चंद हमारी कंट्री में नीति आयोग के मेंबर हैं। यहां पर आज के डेट में अगर आप लोग इसको देखते हैं तो इनकी अध्यक्षता में होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू यहां पर किस तरीके से आप लोग काम करना है, इसका बेस ईयर क्या होना चाहिए। आज की डेट में जो बेस ईयर है 2011-12 है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इकोनॉमी में डायरेक्ट आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। बात की जा रही है कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है 3 और कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताइए, फिर डिटेल में आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता हूं। कॉर्पोरेट जो बॉन्ड है यहां पर ये एक तरीके की डेट सिक्योरिटी है जो कि ओनली प्राइवेट कंपनी यहां पर कॉर्पोरेशन जो है वो इश्यू करती है। दूसरे बोला गया कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है यहां पर इस बोला गया डज नॉट हैव ओनरशिप इंटरेस्ट इन इश्यूइंग कंपनी अनलाइक व्हेन वन परचेज द कंपनी इक्विटी स्टॉक। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि तीसरी स्टेटमेंट बोला गया इन इंडिया फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि प्रोजेक्ट रोड बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाने हैं, हायर, इसी के साथ में थ्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड के यहां पर ये इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है एज कंपेयर टू बैंक, यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड से सारा पैसा आता है बैंक के कंपेयर में। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया 1 एंड 3। देखता हूं कितने आप लोगों में से इसको सही कर पाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इससे पता चलेगा कि आप लोग किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग सही कर पाते हैं तो आंसर बताइए ए बी सी या फिर डी सही क्या है, उसके बाद में फिर एक्सप्लेन करता हूं। तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका ओनली बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। पहले तो आप लोग बॉन्ड समझ लीजिए। बॉन्ड एक तरीका टोकन आप लोग बोल सकते हैं, जिस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आप लोग कोई सामान खरीदने लेने जाते हैं, जैसे आप लोग कहीं गोलगप्पे खाना है या फिर कुछ समोसा खाना है, कोई जैसे टोकन वहां पर दिए जाते हैं कि टोकन लेकर आओ, तो टोकन आप लोगों ने ले लिया, तो ये टोकन की वैल्यू यहां पर एक आप लोग जो ने पैसे पे किए हैं उसके बराबर होगी। मान लीजिए टोकन यहां पर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब 10 रुपए का टोकन ले लिया आप लोगों ने, तो ये 10 रुपए का टोकन है। अगर आप लोगों को यहां पर इस टोकन से जो भी सामान खरीदना है वो मिल गया तो सही है, वरना आप लोग इसका ऐसे समझ सकते हैं ये टोकन आप लोग अपने पास रखिए और जब तक यहां पर आप लोगों को सामान नहीं मिलेगा, अगर आज दिया, कल दिया, परसों दिया, 4-5-6 दिन हो गया, फिर महीने हो गए, तो ये इंसान आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट कर देगा इस टोकन के ऊपर। ठीक है, यानी कि आपका पैसा रख रखा है ना, उसने ओनली टोकन दे रखा है, तो ऐसे समझ सकते हैं एक टोकन तरीके का एक बॉन्ड आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है,
पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है? प्राइवेट कंपनी भी इशू करती है इसको और कॉर्पोरेट भी यहां पर इशू करते हैं, कॉर्पोरेशन भी, पब्लिक कॉर्पोरेशन भी, तो दोनों ही इशू करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ओनली प्राइवेट कंपनी ही इसको इशू करती है, पहली बात। दूसरी बात में यहां पर बोला गया है, देखिए अगर मैं आज के डेट में कोई कंपनी स्टार्ट करूं, उस कंपनी में बोलूं कि मुझे आज के डेट में हर एक राज्य में एक स्कूल खोलना है और उस स्कूल में पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करानी है, वहां पर एक एलसीडी होनी चाहिए जिसमें मान लीजिए मैं लेक्चर लूं तो वहां पर सबको लेक्चर मिले, इस तरीके से वहां पर एक पूरा पैटर्न बना के चलूं, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिएगा। तो मैं क्या करूं, मैं बोलूं कि जो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं कंपनी के शेयर बेच रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग यहां पर आकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं एक तरीके से जिसमें आप लोगों का अगर यहां पर पैसा लगेगा तो वो एक तरीके से इक्विटी हो जाएगी आप लोगों के पास में। पर लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे पैसा उधारी देकर इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, तो वो एक तरीके से बॉन्ड हो गया। तो यहां पर अगर आप लोग बॉन्ड लेते हैं तो आप लोग यहां पर पैसा मिलता रहेगा, आप लोग इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पर आप लोग का शेयर नहीं रहेगा, इक्विटी नहीं रहेगी आप लोग यहां पर, ठीक है। तो ये सही बात बोली गई है, कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होते हैं वो ओनरशिप नहीं देते हैं यहां पर एक तरीके से, जैसे इक्विटी देती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है ये काफी लार्ज स्केल पर यूज किए जाते हैं ढांचा तैयार करने के लिए, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह, एज कंपेयर टू बैंक। गलत बात बोली गई है, कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो कम यहां पर यूज किए जाते हैं, एज कंपेयर टू बैंक से ज्यादा लोन आता है। इसीलिए जब बात करते हैं हम लोग यहां पर, जब भी आप लोग एनपीए की बात करते हैं यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट यहां पर बात की जाती है कि जो बैंक है उनकी खस्ता हालत रहती है, क्योंकि उनसे यहां पर लोन लिया जाता है, और अगर यहां पर कोई भी ऐसा ढांचागत प्रोजेक्ट ढंग से काम नहीं कर पाया तो बैंक के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हाँ उसका पैसा गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है ब्लू फ्लेम रिवॉल्यूशन के बारे में। कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है ब्लू फ्लेम रिवॉल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है? बोला जा रहा है डीप सी फिशिंग से रिलेटेड, यानी कि गहरे समुद्र में जाकर फिशिंग करना। इंडिया एम्बिशन फॉर ब्लू वाटर इकोनॉमी के लिए प्रोवाइड करने के लिए यहां पर क्लीन कुकिंग फ्यूल। तीसरा बोला गया डेवलपिंग यहां पर टाइडल एनर्जी प्लांट, तो ये बोला जा रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर क्या है यहां पर? सही आंसर है इसका सी, यानी कि क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड कराने के लिए। आप लोगों को याद होगा उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी ताकि गैस के सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, वो उसी के लिए थे यहां पर, ताकि खासकर जो महिलाएं हैं उनको इसका फायदा मिल सके, और खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनके पास में, या फिर जो नई जो बच्चे को जन्म देते हैं, नए बच्चे को, उनके ऊपर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, इसीलिए यहां पर जो इंडोर पोल्यूशन होता है उसको कम करने की भी यहां पर कोशिश की गई थी इसके थ्रू, ठीक है। तो इसको ब्लू फ्लेम रिवॉल्यूशन के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर अभी रिसेंटली न्यूज में थी, इसकी वजह से हमारी कंट्री बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन एनईए नियर, जो यहां पर एनईआर ईस्टर्न रीजन, यानी कि इसको बोलते हैं यूएनआरडब्ल्यूए। खासकर जो पैलेस्तीन वाला रीजन है, आप लोगों को पता है इजराइल और पैलेस्तीन का काफी लंबे समय से घमासान चल रहा है, बहुत सारे पैलेस्तीनियों को वहां से भगा दिया गया है, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। जो भी रिफ्यूजी बन गए एक दूसरे के एरिया में जाकर रह रहे हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। यूनाइटेड नेशन जो रिलीफ एंड द वर्क एजेंसी है पैलेस्टीन रिफ्यूजी, ये एक तरीके से फंडेड है ऑलमोस्ट एंटायरली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यहां पर यूएन के मेंबर के द्वारा। यूएन के जो मेंबर है 193, उनके द्वारा ये वॉलंटरी फंड है, यानी कि अपनी इच्छा से आप लोगों को यहां पर फंड देना है इनकी हेल्प करने के लिए। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि इंडिया के द्वारा कंट्रीब्यूशन जो है यहां पर अभी रिसेंटली 2019 के बजट में इसको बढ़ा दिया गया है 2016 के कंपेयर में। दूसरी स्टेटमेंट यहां पर यह है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, ए, बी, सी या फिर डी? तो यहां पर कौन सी है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो कौन सा आंसर सही है? सही आंसर है यहां पर ये सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहली बात तो यहां पर ये यूएन के कितने मेंबर है? 193 मेंबर है, तो 193 मेंबर में से वॉलंटरी, यानी कि वो अपनी इच्छा से यहां पर इनके लिए रिफ्यूजी के लिए पैसा देंगे, पहली बात। तो 193 मेंबर अगर फंड दे रहे हैं तो काफी फायदा इनके लिए हो सकता है। दूसरी बात, इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था पहले ये 1.25 ये यूएस डॉलर के करीब हुआ करता था मिलियन, पर लेकिन आज की डेट में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसको कर दिया है 5, यानी कि 5 मिलियन के करीब यहां पर इसको हम लोगों ने बढ़ा दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, इनको फायदा देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री की जो पीस कीपिंग फोर्स है वो भी काफी लार्ज स्केल पर काम करती है यूएन के कार्यों के लिए। तो आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात की जा रही है जीका वायरस के बारे में। जीका वायरस के बारे में बोला गया ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन होता है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर ये डिजीज है ट्रांसमिटेड डिजीज है, और सेम मॉस्किटो यहाँ पर फैलाता है जो यहाँ पर डेंगू, यानी कि जिससे डेंगू की बीमारी फैलती है, डेंगू जिसको आप लोग बोलते हैं, वो सेम मच्छर यहाँ पर ये बीमारी फैलाता है। इसी के साथ में बोला जा रहा है सेक्सुअल ट्रांसमिशन
इन्फेक्शन जीका वायरस का पॉसिबल है। यानी कि अगर किसी पर्सन को यहां पर जीका वायरस हो रहा है और वो किसी दूसरे पर्सन के साथ में जाकर फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसको भी यहां पर जीका वायरस होने के चांसेस हैं। ये स्टेटमेंट बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। तो ए बी सी या फिर डी सही स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। सही आंसर क्या है यहां पर? सही आंसर है इसका सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहां पर यह पता होना चाहिए जीका वायरस जो ट्रांसमिट किया जाता है यहां पर यह मच्छर इंफेक्शन से होता है जो कि एंडीज स्पीसीज है यहां पर मॉस्किटो की, जिसको आप लोग इजिप्टी बोलते हैं, AEZYPTI। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि ये बीमारी फैलाती है। ये सेम है जो आप लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाली मच्छर है वो यहां पर देखने को मिलता है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट यहां पर जीका वायरस जो है यहां पर ये सेक्सुअली ट्रांसमिट किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पार्टनर में, और इसी के साथ में यहां पर जो ये इंफेक्शन है ये आप लोगों को सिम्टम्स जो है ये काफी लंबे समय तक नहीं दिखते हैं, यानी कि आराम से यहां पर ये इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में जब पहुंच जाता है तो आराम से सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होते हैं। तो आंसर सी है और यूपीएससी पूछा गया है। तो आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप लोग ढंग से प्रैक्टिस कर चलेंगे तो आसानी से आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं एनिमल कैन नॉट बी हंटेड, यानी कि किसका आप लोग शिकार नहीं किया जा सकता पर्सन के द्वारा, जो कि इस लिस्ट में यहां पर ये बात नाम आप लोग को दिए गए हैं। तो नाम इनके आप लोग एक बार देख लीजिए। पहले बोला गया घड़ियाल, दूसरे बोला गया यहां पर इंडियन वाइल्ड एस, तीसरे बोला गया वाइल्ड बफेलो। तो कौन सा आंसर यहां पर सही है? ए बी सी या फिर डी? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू एंड थ्री ओनली, सी बोला गया वन एंड थ्री ओनली, डी बोला गया वन टू एंड थ्री। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर क्या है यहां पर? डी आंसर यहां पर सही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे तो यहां पर डी आंसर सही है, यानी कि सारे जो एनिमल है इनमें से कोई भी आज की डेट में आप लोग यहां पर इनका शिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस की जो सेंचुरी है हमारी कंट्री में वो कहां पर है ये आप लोग बताइए। ये आप लोग को देखने को मिलेगी वेस्टर्न रीजन में, इतना आप लोग को बता देता हूं। नीचे इसके बारे में आंसर बताइएगा। और ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ बुफेलो है, बाकी जो भैंस होती है खासकर जंगलों में पाई जाती है। आंसर यहां पर डी हो गया। ये क्वेश्चन भी यहां पर यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बात की जा रही है यहां पर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। पहले बोला गया एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ये जो यहां पर प्रोवाइड करता है फार्मर को एक्सेस नेशनल लेवल पर ये मार्केट जो प्राइस कमोडिटी है यहां पर खासकर क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस के हिसाब से। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी या फिर डी। जो सही आंसर है यहां पर यह है इसका आंसर सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट में जो बोला गया यहां पर नेशनल लेवल पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पोर्टल है, आप लोग नेशनल लेवल पर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, चाहे आप लोग किसी भी राज्य में क्यों ना हो। आप लोग के जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के हिसाब से आप लोगों को प्राइस दिया जाएगा, यानी कि अच्छा प्रोडक्ट है तो अच्छी क्वालिटी के हिसाब से प्राइस मिलेगा और बुरा प्रोडक्ट है तो बुरा प्राइस होगा। तो इसी के चलते यहां पर जो किसान है नेशनल लेवल पर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लोकल एरिया में उनको प्रॉब्लम फेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह इसका आंसर यहां पर सी। तो इस तरीके से खासकर आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर वीडियो पसंद आते तो लाइक करना मत भूला कीजिए, अगर पसंद नहीं आते तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद है और इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, कई सारी अपडेट्स अगर आप लोग यहाँ पर जो भी चाहिए यहाँ पर मिलती रहती है, ये सारे भी लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।